हेलो एवरीवन, आज है 25 जनवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं यस बैंक के बारे में। बहुत बड़ी तीन चार खबरें निकल कर आई है, एक नहीं तीन चार, वो भी बड़ी बड़ी खबरें निकल कर आई है यस बैंक में। और इन सारी खबरों के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे और ये भी चर्चा करेंगे कि भैया इतनी बड़ी गिरावट आखिर क्यों है। और 16 रुपए के आसपास जब शेयर ट्रेड कर रहा है तो फ्रेश बाइंग बनती है कि नहीं, उन सारी चीजों के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक मेरी टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बात करते हैं यस बैंक की। 16 रुपए 35 पैसे का ये शेयर है, 4% की आज भयंकर गिरावट है। जैसे ही मार्केट खुला था शेयर टूटना शुरू किया और वो अभी तक ऊपर नहीं उठ रहा है। पिछले एक महीने में अगर हम देखेंगे तो गिरावट ज्यादा है, 7% से भी ज्यादा की गिरावट है। और आप देखिए 19 तारीख से ये कंटिन्यूस, मतलब पिछले एक हफ्ते से ये टूट ही रहा है, संभलने का नाम नहीं ले रहा है। 18 रुपए से टूटकर नीचे ही आया है और काफी लोगों को अब पैनिक भी हो रहा होगा और ये लाजमी भी है। पिछले एक साल में अगर हम देखें तो यस बैंक के शेयर में 62% की गिरावट है, 60 रुपए के लेवल से टूटकर नीचे आया था। देखिए 26 रुपए के ऊपर शेयर था, कंपनी ने अनाउंसमेंट करी, मतलब बैंक ने अनाउंसमेंट करी कि भैया हमको फंड रेज करना है, हमको 15,000 करोड़ रुपए का फंड रेज चाहिए और हम 12-13 रुपए के ऊपर शेयर आपको ऑफर कर रहे हैं। फंड रेजिंग सक्सेसफुल रही, लेकिन शेयर टूट के बिखर गया, क्योंकि डेफिनेटली जब 26 रुपए का शेयर आपको 12 रुपए के ऊपर मिल रहा होगा तो लोग बिकवाली करेंगे और वही हुआ, शेयर टूटना शुरू हुआ। अगर आप मेरे चैनल को रेगुलर फॉलो कर रहे हो तो मैंने पिछले 3 सालों में खरीदने की सलाह नहीं दी, लेकिन जब एफपीओ में शेयर 12-13 रुपए के ऊपर ऑफर हुआ तब मैंने कहा था कि अब आप यहाँ पर चाहे तो बाइंग कर सकते हैं। और 12-13 रुपए से अगर हम देखें तो अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली भी है, लेकिन हालांकि 20 रुपए तक पहुंच गया था शेयर, लेकिन उसके बाद अगर हम देखें तो सिर्फ और सिर्फ गिरावट है। 3 साल पहले तो भैया हाल काफी बड़े प्राइस पर शेयर था और जो गिरावट है वो किसी को भी डराने के लिए काफी है। यहाँ पर हम देखें लार्ज कैप शेयर है, 41,000 करोड़ से भी ज्यादा का मार्केट कैप है। एनएससी में देखें तो 32 करोड़ से भी 33 करोड़ के आसपास का इसका वॉल्यूम ट्रेड हमें देखने को मिल रहा है। काफी बड़ी क्वांटिटी में यहाँ पर खरीदारी बिकवाली हो रही है। आज इतनी बड़ी गिरावट की वजह क्या थी? तो सबसे पहली जो वजह थी वो ये है थी कि जो ओमकार रिटेलर है उनके ऊपर मनी, मुंबई के बिल्डर्स है ओमकार रिटेलर्स, उनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का केस चल रहा है। ईडी ने रेड डाली है और उसमें यस बैंक का क्या कनेक्शन है? तो कनेक्शन ये है कि भैया पैसा यस बैंक से लिया हुआ है। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर कि द ईडी ऑन मंडे, मतलब आज ही कंडक्ट की है रेड एटलीस्ट 10 प्रीमाइसेस पर। ये जो ओमकार रियलिटी है उनकी 10-10 अलग अलग जगहों पर रेड मारी गई है और इसमें मनी लॉन्ड्रिंग का फ्रॉड है और हालांकि पैसा जो है वो यस बैंक से लिया हुआ है। ओमकार रिटेलर एंड डेवलपर दैट इंक्लूड 7 residential and 3 officials in Mumbai were searched by the central probe agencies। लेकिन अभी तक कोई रियलिटी ग्रुप ने अभी तक कोई रिस्पांस नहीं किया है कि भैया क्यों रेड डाली गई है, क्या है क्या नहीं है, अभी तक कोई बताया नहीं अभी तक उनकी तरफ से। दो ओमकार ग्रुप इज प्रमोटेड बाय चेयरमैन कमल किशोर गुप्ता एंड मैनेजिंग डायरेक्टर बाबूलाल वर्मा जो है इनके। अब यहाँ पर अगर हम देखने की कोशिश करें तो वो ये है कि द ग्रुप इज alleged to have misused various permission given under the SRA, जो स्लम रिहेबिलिटेशन अथॉरिटी जो होता है स्कीम्स, and is alleged to have diverted around 450 करोड़ taken by the way loan। तो देखिए यस बैंक से लोन लिया गया, ठीक है, 450 करोड़ के आसपास का अमाउंट, और सारा का सारा मतलब डाइवर्ट कर दिया गया, बनाया कुछ नहीं, पैसा डाइवर्ट कर दिया। यही चीजें हमें डीएचएफएल में भी देखने को मिली थी कि यस बैंक से बड़ा लोन डीएचएफएल को गया और बाद में क्या हुआ, वो कुछ हुआ नहीं और डाइवर्टेड ही हो गया। लेकिन हाँ, ये बुरी खबर है, लेकिन एक डीएचएफएल को लेकर एक बड़ी खबर भी है कि पीरामल ग्रुप जो है वो सबसे बड़े बिडर के तौर पर निकला है। और ये एक यस बैंक के लिए भी अच्छी खबर हो सकती है, क्योंकि डेफिनेटली जब कोई बड़ा बिडर इसको खरीदता है तो जो पैसा बाकी बैंकों का फंसा है तो वो कहीं ना कहीं निकल सकता है। जैसे कि यस बैंक का एक बड़ा पैसा डीएचएफएल में फंसा हुआ है, तो अगर कोई बड़ा ग्रुप खरीदता है तो जो पैसा फंसा है वो चुका देंगे, क्योंकि बड़े ग्रुप आकर अगर कंट्रोलिंग स्टेक यहाँ पर ले लेते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं इस कंपनी को, तो जो पैसा है कर्जे का तो वो भी चुकाना उन्हीं को पड़ता है, तो वो चुका भी देते हैं। तो ये एक अच्छी खबर यस बैंक के लिए है।
उसके अलावा अगर हम एक और चीज मैं आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश करूं कि भैया Q3 अर्निंग इनकी अच्छी है लेकिन फिर भी गिरावट हमें देखने को मिली है। उसके वेरियस रीजंस इसके हैं। और लोन बुक भी अगर आप देखेंगे तो अच्छी हुई है, लोन बुक में भी ग्रोथ है। आप देखिए इनकी जो थर्ड क्वार्टर की जो लोन बुक है वो तकरीबन तकरीबन 1,70,000 करोड़ के आसपास देखने को मिल रही है। और जो इनकी कैपिटल एडिक्टिविटी भी अगर हम देखें तो वो भी अच्छी खासी देखने को मिली है। और कस्टमर्स भी देखें 2,25,000 कस्टमर्स इन्होंने ऐड किए हैं, तो ये अच्छी बात है, अच्छे नतीजे भी है। लेकिन एक और चीज है जो डराने वाली है, जो कहीं ना कहीं लोगों को कंफ्यूज कर रही है, वो यही है कि बैंक हैड अनदर 18,551 करोड़ ऑफ स्टैंड स्टिल एंड ओवर ड्यूज अकाउंट, of which restructuring was invoked for 8,062 crore during the quarter. Overall, the bank posted good operating numbers for the quarter. We believe that standstill and overdue account would remain a drag on assets quality for the next few quarters. We will cautious view the Yes Bank provision like that. तो देखिए यहाँ पर चीजें ये है कि जो ये स्टैंड स्टिल कर रहे हैं ओवरड्यूज अकाउंट्स के, तो वो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि आने वाले कुछ क्वार्टर तक डैमेज भी कर सकते हैं। लेकिन जो बैंक के सीईओ है प्रशांत कुमार, उन्होंने ये कहा है कि यस बैंक एक्सपेक्ट एनपीए टू डिप नेक्स्ट क्वार्टर। तो ये उनका खुद का कहना है कि भैया जो एनपीएस है वो नेक्स्ट क्वार्टर में थोड़े से डिप होने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जो रेशियो है वो मेंटेन रहेगा। हम ये नहीं कह सकते हैं कि एकदम से तेजी आएगी। जो एनपीए अभी भी है वो डेफिनेटली आने वाले कुछ क्वार्टर तक कैरी होते हुए देखने को मिलेंगे, लेकिन धीरे धीरे कम होते जाएंगे। नॉन परफॉर्मिंग असेट्स जो है वो कम होंगे और बैंक की जो स्ट्रेंथ है वो भी आपको देखने को मिलेगी। उसके अलावा देखिए इनका एक इंटरव्यू भी हुआ था, इसमें भी उन्होंने कुछ चीजें कही है और उनका ये कहना है कि देखिए वी हैव सेट अ टारगेट ऑफ 10,000 करोड़ ऑफ लिस्ट। तो देखिए फंड रेजिंग यहाँ पर हो रही है, सॉरी फंड रेजिंग तो हो ही रही है। उसके अलावा आप देखिए कि टारगेट ऑफ 10,000 crore disbursement in the third quarter for retail and MSME. We distributed 12,000 crore corporate disturbance where 2,000 crore where we sending demand for retail and MSME. तो देखिए उनका जो नेक्स्ट प्लान था वो यही था कि जो लोन हम बांटे वो ज्यादातर हम फोकस करें छोटे छोटे रिटेलर को और एमएसएमई सेक्टर को, जिनसे लोन रिकवर करना बहुत ही ज्यादा आसान हो जाए। उसके अलावा जो खर्चा हुआ है जो इन्होंने क्वार्टर में दिखाया है वो बहुत हद तक कम हुआ है। रीजन क्या है कि भैया खर्चा क्यों कम हुआ, खर्चा क्यों उन्होंने कम किया? तो रीजन ये था कि वी आर अवॉइडिंग वेस्टफुल एक्सपांस, मतलब ऐसे खर्चे जो जरूरत नहीं है उन खर्चों की वो हमने अवॉइड किया ड्यू टू द पेंडेमिक। we realize people can work from home. In our Mumbai building we have vacated 2 floors from 12 floors and will be in position to vacate another 2 floors in coming months। तो देखिए यहाँ पर उनको ये कहना है कि 12 फ्लोर की जो बिल्डिंग है उसमें 2 फ्लोर खाली कर दिए और आने वाले कुछ महीने में और 2 फ्लोर भी ये लोग खाली कर देंगे। तो कहीं ना कहीं जो रेंट होता है, खर्चा होता है, वो यहाँ पर बढ़ जाता है और मतलब कम हो जाता है। तो ये एक अच्छी बात है कि खर्चा कंपनी बैंक जो है वो अभी के फिलहाल में कम कर रही है। सो विल द बैंक गो फॉर ब्रांच एक्सपेंशन? तो एक और क्वेश्चन कि भैया क्या आप ब्रांच बढ़ाने वाले हैं इस तरीके से? तो उनका ये कहना है कि इन टर्म्स ऑफ बिजनेस ग्रोथ वी नीड टू एक्सपांड द ब्रांच नेटवर्क। टिल नाउ और आवर ब्रांचेस हैव बीन कंसंट्रेट लार्जली इन नॉर्थ। अभी का देखो अभी तो हमारी ब्रांच काफी सारी है, लेकिन फिर भी हम आने वाले 2-3 क्वार्टर का वेट करेंगे कि भैया उसके बाद हम ओपनिंग्स करेंगे ब्रांच में। अभी के लिए हमारा कोई कहना मुश्किल है। तो अच्छी बात है, बैंक धीरे धीरे इसके ऊपर काम कर रहे हैं। लेकिन गिरावट की जो सबसे बड़ी वजह है कि अभी भी जो इनके नतीजे अभी भी अगर हम देखें तो एनपीएस है और एनपीएस जो है वो कहीं ना कहीं डैमेज भी कर रहे हैं, जो आने वाले कुछ क्वार्टर में आपको देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अभी भी मुझे लगता है कि यस बैंक में पैनिक नहीं होना है, बिकवाली नहीं करनी है, बने रहना है। क्योंकि देखिए अगर पैनिक में अगर आप बेच दोगे ना तो आप ही को 1 साल 2 साल बाद आपको अफसोस होगा कि भैया मैंने इसको क्यों बेच दिया। मैंने हमेशा कहा है कि यस बैंक में आप खरीदारी कर सकते हो जब शायद 12 रुपए के ऊपर था, उससे पहले मैंने बाइंग की एडवाइस नहीं दी। 12 रुपए के ऊपर पहुंचा तब मैंने कहा था कि अब खरीदारी कर सकते हो। और मैंने ये भी कहा है कि टुकड़ों में ही खरीदारी करो। अगर आपको 1000 शेयर खरीदने हैं 250 खरीदो ताकि गिरावट में आपको और ज्यादा क्वांटिटी ऐड कर पाओ। क्योंकि देखिए होता क्या है कि अगर आपने 20 रुपए के ऊपर 1000 शेयर खरीद लिए, अब आप फंस गए, जब शेयर 16 पे आ गए, अब आपको लगेगा कि भैया मेरा नुकसान हो रहा है। तो इसीलिए मैंने कहा था कि भैया 250 पहले खरीदो, गिरावट में और क्वांटिटी बाद में ऐड करते जाओ। इसमें आपको एवरेजिंग करने की जरूरत पड़ेगी,
ये सोच कर ही खरीदारी करो। तेजी में ओवर एक्साइटेड मत हो जाओ और गिरावट में पैनिक मत हो जाओ, यही मेरा यहाँ पर कहना है। मुझे लगता है कि अभी भी शायद 1-2 दिन की गिरावट आ सकती है, लेकिन उससे पैनिक मत कर जाना, बने रहना। और गिरावट में यहाँ पर आपके पास मौका होगा और खरीदारी यहाँ पर तभी करो जब आप में पेशेंस हो 2-3 साल तक यहाँ पर रुकने का। अगर पेशेंस नहीं है 2-3 साल का तो एग्जिट ले लो। तो यहाँ पर इसको स्ट्रिक्टली अवॉइड करो। ये मैं काफी वीडियोस में कह चुका हूँ कि आप इसमें तभी पैसा लगा सकते हैं जब आप में पेशेंस हो 2-3 साल तक यहाँ पर निवेशित रहने का। तो यस बैंक, बहुत सारी चीजें चल रही है, बैंक के नतीजे जरूर आए हैं, लेकिन अभी भी अगर हम देखें तो एनपीए देखने को मिल रहे हैं। फंड रेजिंग की तरफ बैंक आगे बढ़ रहा है। अब 10,000 करोड़ की फंड रेजिंग किस तरीके से होगी, इससे पहले 15,000 करोड़ की फंड रेजिंग हुई थी और 26 रुपए का शेयर 12 रुपए तक पहुंच चुका था, जो एफपीओ के द्वारा हुई थी। इस बार देखना होगा कि 10,000 करोड़ की जो फंड रेजिंग करने का प्लान है वो किस तरीके से करते हैं, और यही फंड रेजिंग के प्लान ने भी कहीं ना कहीं शेयर को तोड़ने का काम भी किया हुआ है। लेकिन मेरे हिसाब से पैनिक मत करिएगा, बने रहिएगा यहाँ पर, और गिरावट में मौके होंगे बाइंग करने के। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो प्लीज लाइक और शेयर करो। चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करो। यस बैंक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।